नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के उन अहम किरदारों की, मतलब उन गवर्नर जनरल और वाइसरॉय की जिन्होंने यहाँ के भविष्य पर गहरी छाप छोड़ी। हाँ बिल्कुल। और ये सारी जानकारी हमने ली है भारत के महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल और वाइसरॉय नाम के दस्तावेज से। हमारा मकसद यही है कि हम समझें कि इन लोगों के कार्यकाल में क्या हुआ, क्या बड़े बदलाव आए, कौन से एक्ट्स यानी कानून महत्वपूर्ण थे और उनका असर क्या रहा। कोशिश यही रहेगी कि एक साफ तस्वीर मिले, है ना। और इसमें जरूरी अंग्रेजी टर्म्स और तारीखें भी शामिल होंगी। तो शुरू करते हैं पहले गवर्नर जनरल से, वॉरेन हेस्टिंग्स। कार्यकाल था 1773 से 1785। सही। और इनके आते ही मतलब 1773 में ही रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। ये बहुत बड़ा कदम था। रेगुलेटिंग एक्ट, हाँ। इसने पहली बार जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी मदद के लिए 4 सदस्यों की एक काउंसिल, एक कार्यकारी परिषद भी बना दी। तो ये एक तरह से पावर को सेंट्रलाइज करने की कोशिश थी। बिल्कुल, ब्रिटिश नियंत्रण को ज्यादा संगठित करने, उसे एक केंद्र देने की दिशा में ये पहला पर बहुत अहम कदम था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल और रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इस एक्ट के और क्या मायने थे? क्या सिर्फ पद बदला था? नहीं, देखिए, बात सिर्फ पद बदलने की नहीं थी। असल में ये ब्रिटिश संसद की कोशिश थी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज पर, खासकर उसके बढ़ते राजनीतिक और प्रशासनिक दखल पर अपना कंट्रोल बढ़ाए। मतलब लंदन में बैठे लोग कंपनी को काबू में रखना चाहते थे? हाँ, कह सकते हैं। कंपनी बहुत ताकतवर हो गई थी, तो जरूरत महसूस हुई कि उसे रेगुलेट किया जाए, उस पर कुछ लगाम लगाई जाए। हेस्टिंग्स के दौर में और भी चीजें हुई, जैसे 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, और उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम मतलब राजस्व व्यवस्था में भी सुधार की कोशिश की। और फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी तो आया था। बिल्कुल, पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कामों को और साफ तरीके से अलग अलग कर दिया, कंट्रोल और बढ़ाया गया। लेकिन हेस्टिंग्स के साथ एक और बात जुड़ी है। इंग्लैंड वापस जाने पर उन पर महाभियोग चला, इम्पीचमेंट। हाँ, ये बहुत बड़ा मामला था। महाभियोग मतलब एक तरह की संसदीय जांच या मुकदमा, जब किसी बड़े अधिकारी पर गंभीर आरोप हो। फिर वो बरी हो गए थे शायद। हाँ, काफी लंबी सुनवाई चली और आखिर में बरी हो गए। लेकिन ये पूरा एपिसोड दिखाता है कि उस वक्त इंग्लैंड में कंपनी के अधिकारियों की ताकत और उनकी जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी को लेकर कितनी गर्माभ्रम बहस चल रही थी। हेस्टिंग्स के बाद फिर आए लॉर्ड कॉर्नवालिस, कार्यकाल 1786 से 1793। इन्हें अक्सर भारत में सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, हाँ बिल्कुल कहा जाता है। ऐसा क्यों? ये टाइटल इसलिए मिला क्योंकि कॉर्नवालिस ने एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब प्रशासन को सिस्टमेटाइज करने पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कॉर्नवालिस कोड लागू किया। कॉर्नवालिस कोड? हाँ, ये शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत पर आधारित था। मतलब टैक्स वसूलने वाले यानी राजस्व विभाग और न्याय देने वाले यानी न्यायिक विभाग को अलग किया। अच्छा, इससे क्या फायदा हुआ? मकसद था भ्रष्टाचार कम करना और प्रशासन को ज्यादा कुशल, एफिशिएंट और प्रोफेशनल बनाना। और इसी कोशिश में उन्होंने सिविल सेवाओं की नींव रखी, इसीलिए जनक कहा जाता है। और कॉर्नवालिस का एक और बहुत बड़ा और शायद ज्यादा विवादित कदम था 1793 का स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। ओहो हाँ, परमानेंट सेटलमेंट। ये तो बहुत ही दूरगामी असर वाला फैसला था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू हुआ ये। इसमें था क्या असल में? इसमें जमींदारों को जमीन का मालिक मान लिया गया और कंपनी को जो लगान देना था वो हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया, परमानेंट। हमेशा के लिए? तो कंपनी की आमदनी पक्की हो गई। हाँ, कंपनी का मकसद तो यही था कि रेवेन्यू फिक्स हो जाए, बार बार तय करने का झंझट खत्म। लेकिन इसका दूसरा पहलू भयानक था। वो क्या? जमींदार को तो सरकार को एक तय रकम देनी थी, है ना। तो वो किसानों से मनमाना लगान वसूलने लगे। इससे किसानों का शोषण बहुत बढ़ गया और जमींदारी प्रथा की जड़ें और गहरी हो गईं। इसका असर दशकों तक रहा। ये रूरल इंडिया के सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा बदलाव था। सही कहा। कॉर्नवालिस के बाद एक और बड़ा नाम है लॉर्ड वेलेस्ली, कार्यकाल 1798 से 1805। और इनकी पहचान जुड़ी है सहायक संधि से, सब्सिडरी अलायंस, 1798। सहायक संधि, हाँ, ये ब्रिटिश विस्तारवाद का एक बहुत ही कह सकते हैं चालाक हथियार थी। चालाक कैसे? देखिए, जो भी भारतीय राजा या नवाब इसे मान लेता था,
उसे अपनी राजधानी में एक ब्रिटिश सेना की टुकड़ी रखनी पड़ती थी। अच्छा। और उस सेना का सारा खर्चा भी उसी शासक को उठाना पड़ता था। साथ ही अपने दरबार में एक ब्रिटिश अफसर रखना होता था जिसे रेजिडेंट कहते थे, और अंग्रेजों की इजाजत के बिना वो किसी दूसरे यूरोपियन देश से या किसी और भारतीय राज्य से भी सीधे कोई संधि या बातचीत नहीं कर सकता था। तो बदले में क्या मिलता था? बदले में कंपनी वादा करती थी कि वो उस राज्य की बाहरी हमलों और अंदरूनी गड़बड़ी से रक्षा करेगी। सुनने में तो ये एक तरह का सुरक्षा समझौता लगता है। फिर इसमें चालाकी क्या थी? चालाकी यही थी, ये ऊपरी तौर पर सुरक्षा देता था, पर असल में ये भारतीय राज्यों की आजादी छीनने का तरीका था। धीरे धीरे बिना सीधे लड़े ही राज्य कंपनी पर पूरी तरह निर्भर हो जाते थे। कैसे? उनकी अपनी फौज धीरे धीरे खत्म हो जाती थी, उनकी विदेश नीति पर अंग्रेजों का कंट्रोल हो जाता था, और सेना का भारी खर्चा उठाते उठाते वो आर्थिक रूप से कंगाल होने लगते थे। तो क्या शासकों ने आसानी से मान लिया इसे? विरोध तो हुआ, लेकिन कई मजबूर थे, कई को हालात ने धकेला। हैदराबाद के निजाम सबसे पहले थे जिन्होंने इसे माना। फिर मैसूर, अवध, पेशवा, भोंसले, सिंधिया, एक एक करके कई राज्य इस जाल में फंस गए। उनकी आजादी बस नाम की रह गई। और वेलेस्ली के ही समय में 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ना, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई। हाँ बिल्कुल, टीपू सुल्तान की हार और मौत। मैसूर का पतन भी वेलेस्ली की इसी विस्तारवादी नीति और सहायक संधि को थोपने की कोशिशों का ही नतीजा था। वेलेस्ली के बाद आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। ध्यान रहे, ये वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं, दूसरे हैं। कार्यकाल 1813 से 1823। इनके समय चार्टर एक्ट 1813 आया। हाँ, लॉर्ड हेस्टिंग्स या अर्ल ऑफ मोयरा और चार्टर एक्ट 1813 भी काफी महत्वपूर्ण था। क्या खास था इसमें? इसने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था, मतलब मोनोपोली, वो खत्म कर दी। पूरी तरह से नहीं है, पूरी तरह नहीं। चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी की मोनोपोली बनी रही, लेकिन बाकी सब चीजों के लिए रास्ता खुल गया। मतलब अब इंग्लैंड की दूसरी कंपनियां भी भारत से ट्रेड कर सकती थी। एग्जैक्टली। अब दूसरे ब्रिटिश व्यापारी भी सीधे भारत आकर व्यापार कर सकते थे। ये भारत में ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी में एक बड़ा शिफ्ट था, फ्री ट्रेड की तरफ एक कदम। लॉर्ड हेस्टिंग्स के ही समय में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था, 1817-1819। हाँ, और ये युद्ध बहुत ही निर्णायक, मतलब डिसाइसिव साबित हुआ। क्या हुआ इसमें? इसका नतीजा सिर्फ मराठों की हार नहीं था, इसने भारत का पॉलिटिकल मैप ही बदल दिया। मराठा संघ पूरी तरह बिखर गया, पेशवा का पद ही खत्म कर दिया गया और उनके ज्यादातर इलाके सीधे ब्रिटिश राज में मिला लिए गए। यानी मराठा शक्ति पूरी तरह खत्म। हाँ, अब भारत में कोई बड़ी देशी ताकत नहीं बची थी जो अंग्रेजों को सीधी चुनौती दे सके। ब्रिटिश सर्वोच्चता, जिसे पैरामाउंसी कहते हैं, वो लगभग स्थापित हो गई। ये भारत के पूरी तरह कॉलोनी बनने की राह में एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद अगले महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। कार्यकाल 1828 से 1835। इन्हें भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का जनक भी कहते हैं, और इनके समय कई सामाजिक सुधार भी हुए। सही है। बेंटिक का कार्यकाल सामाजिक सुधारों के लिए ज्यादा जाना जाता है। वो उस समय के जो लिबरल विचार थे, उनसे प्रभावित थे। सबसे बड़ा सुधार तो सती प्रथा का अंत था, 1829 में। बिल्कुल। राजा राम मोहन रॉय जैसे भारतीय समाज सुधारकों ने इसके लिए बहुत जोर लगाया था, और बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया। ये बहुत बड़ा कदम था। और ठगी प्रथा का भी दमन किया उन्होंने। हाँ, कर्नल स्लीमन की मदद से ठगी प्रथा का सख्ती से दमन किया गया। ये ठग एक तरह के संगठित लुटेरे और हत्यारे थे जो यात्रियों को अपना शिकार बनाते थे। और शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ? उन्हें पश्चिमी शिक्षा का जनक क्यों कहा जाता है? शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा। इसी के बाद से सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी पढ़ाई पर जोर बढ़ा। इसका असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहा है ना? ये तो है। बेंटिक की समय 1833 का चार्टर एक्ट भी आया था। इसमें क्या खास था? इस एक्ट ने एक बहुत बड़ा संवैधानिक बदलाव किया। इसने जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद था, उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। मतलब अब वो पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकते थे? हाँ, इससे शक्तियों का और ज्यादा केंद्रीकरण हुआ, सेंट्रलाइजेशन बढ़ा, और इस तरह लॉर्ड विलियम बेंटिक ही भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक।
ठीक है। बिल्कुल। बेंटिक के बाद आए लॉर्ड डलहौजी, कार्यकाल 1848 से 1856। इनका नाम आते ही फौरन हड़प नीति याद आती है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ, डलहौजी और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये नाम एक साथ ही लिए जाते हैं। ये नीति डलहौजी के साम्राज्यवाद का मतलब इंपीरियलिज्म का मुख्य हथियार थी। क्या थी ये नीति असल में? इसके मुताबिक अगर कंपनी के अधीन किसी प्रोटेक्टेड स्टेट मतलब संरक्षित रियासत के राजा का कोई अपना बेटा मतलब नेचुरल मेल हायर नहीं होता था, तो उसकी रियासत उसकी मौत के बाद सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ली जाती थी। गोद लिए हुए बेटे के उत्तराधिकार को मान्यता नहीं दी जाती थी। ओहो, ये तो बहुत सख्त नीति थी। कौन कौन सी रियासतें हड़पी गईं इस तरह? कई सारी। सतारा सबसे पहले, फिर जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, एक लंबी लिस्ट है। झांसी भी इसी नीति के तहत? हाँ, रानी लक्ष्मीबाई का विरोध इसी नीति के खिलाफ था। इतना ही नहीं, 1856 में डलहौजी ने अवध को भी ब्रिटिश राज में मिला लिया। अवध को? परमा तो नवाब का बेटा था शायद। हाँ, वहां डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं लगाया, वहां कुशासन का आरोप लगाया, मिस गवर्नेंस का। कहा कि नवाब वाजिद अली शाह ठीक से राज नहीं चला रहे, इसलिए हम कब्जा कर रहे हैं। ये भी बहुत विवादित फैसला था। लेकिन डलहौजी के समय कुछ आधुनिक चीजें भी तो शुरू हुई, जैसे रेलवे। हाँ, ये भी सच है। डलहौजी के समय भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव पड़ी। 1853 में बंबई से थाने के बीच पहली पैसेंजर ट्रेन चली। टेलीग्राफ और डाक व्यवस्था भी? हाँ, टेलीग्राफ लाइनें बिछाई गईं और एक आधुनिक डाक व्यवस्था पोस्टल सिस्टम की शुरुआत हुई। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD भी उन्हीं के समय बना। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ हुआ था? बिल्कुल। 1854 में सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच आया। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा क्यों? क्योंकि इसने प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक पूरी शिक्षा व्यवस्था का एक खाका पेश किया। इसमें स्थानीय भाषाओं में प्राइमरी शिक्षा और अंग्रेजी में हायर एजुकेशन की बात थी। इसी के आधार पर फिर कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। तो डलहौजी के समय एक तरफ हड़प नीति जैसी आक्रामक नीतियां, दूसरी तरफ रेलवे, टेलीग्राफ, शिक्षा जैसे सुधार, इन सब का मिलाजुला नतीजा क्या निकला? नतीजा विस्फोटक निकला। डलहौजी की हड़प नीति, खासकर अवध के विलय ने भारतीय रजवाड़ों, सैनिकों, क्योंकि अवध से बहुत सैनिक ब्रिटिश फौज में थे, और आम लोगों में जबरदस्त गुस्सा भर दिया। तो क्या ये 1857 के विद्रोह का एक बड़ा कारण बना? हाँ, बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि डलहौजी की नीतियों ने 1857 के महान विद्रोह के लिए जमीन तैयार कर दी थी। उनके सुधार अपनी जगह थे, लेकिन उनकी विस्तारवादी भूख और नीतियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष को बिल्कुल चरम पर पहुंचा दिया था। डलहौजी के ठीक बाद आए लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862, और इनके समय में ही 1857 का विद्रोह हुआ। हाँ, कैनिंग आए थे कि कुछ ही महीनों में विद्रोह भड़क गया और इसी विद्रोह के बाद सब कुछ बदल गया। कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वाइसरॉय बने। ये बदलाव कैसे हुआ, गवर्नर जनरल से वाइसरॉय? विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया। उन्हें लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ठीक से संभल नहीं रहा। तो 1858 में ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया। इस एक्ट से क्या हुआ? इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया। और गवर्नर जनरल का पद? गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया। वाइसरॉय का मतलब होता है क्राउन का प्रतिनिधि। तो लॉर्ड कैनिंग, जो उस समय गवर्नर जनरल थे, वही पहले वाइसरॉय बन गए। अच्छा, तो कैनिंग के दौर की मुख्य बातें: 1857 का विद्रोह, कंपनी राज का अंत, क्राउन का शासन शुरू, और वो पहले वाइसरॉय बने। हाँ, और उन्होंने डलहौजी की हड़प नीति को भी औपचारिक रूप से खत्म कर दिया। ये महारानी की घोषणा में कहा गया था। एक और एक्ट का जिक्र आता है, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। हाँ, ये एक्ट भी कैनिंग के समय आया। इसका महत्व ये था कि इसने पहली बार बहुत ही सीमित रूप में ही सही भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने की शुरुआत की। कैसे? वाइसरॉय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, मतलब विधान परिषद, उसमें कुछ गैर सरकारी भारतीय सदस्यों को नॉमिनेट करने का प्रावधान किया गया। हालांकि उनके पास कोई खास अधिकार नहीं थे, वोटिंग पावर नहीं थी, पर ये एक शुरुआत थी। कैनिंग को शायद क्लेमेंसी कैनिंग भी कहा जाता था, दयालु। हाँ, विद्रोह के बाद उन्होंने थोड़ी नरमी की नीति अपनाने की कोशिश की, खासकर विद्रोहियों की सजा को लेकर। इसलिए कुछ अंग्रेज उन्हें आलोचना में क्लेमेंसी यानी दयालु कैनिंग कहने लगे थे।
हालांकि ये भी एक बहस का मुद्दा है कि वो कितने दयालु थे। कैनिंग के बाद वॉइसरॉय का दौर शुरू हुआ जो 1947 तक चला। इस दौर में भी कई अहम वॉइसरॉय आए। थोड़ा उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। वॉइसरॉय के दौर में भारत में राष्ट्रवाद बहुत तेजी से पनपा और स्वतंत्रता आंदोलन मजबूत होता गया। हर वाइसरॉय को इन बढ़ती हुई राजनीतिक गतिविधियों से निपटना पड़ा। कुछ प्रमुख नाम और उनके काम अगर बताएं। जैसे लॉर्ड रिपन 1880 to 1884 को स्थानीय स्वशासन मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक माना जाता है। उन्होंने इस दिशा में कुछ अच्छे कदम उठाए थे। और लॉर्ड कर्जन? उनका नाम तो बंगाल विभाजन से जुड़ा है। हाँ, लॉर्ड कर्जन 1899 to 1905 बहुत ही काबिल लेकिन उतने ही अलोकप्रिय वाइसरॉय। 1905 में उनका बंगाल का विभाजन करने का फैसला बहुत विवादित रहा। उनकी मंशा थी बांटो और राज करो, लेकिन इसका नतीजा उल्टा हुआ। स्वदेशी आंदोलन भड़क उठा और राष्ट्रवाद और मजबूत हो गया। फिर राजधानी बदली, कलकत्ता से दिल्ली। हाँ, वो लॉर्ड हार्डिंग 1910 to 1916 के समय हुआ, 1911 में। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के समय आए। भारत सरकार अधिनियम 1919 के रूप में इसने प्रांतों में द्वैध शासन डायाकी लागू की। फिर लॉर्ड इरविन का दौर आया 1926 से 1931। हाँ, इरविन के समय साइमन कमीशन का जबरदस्त विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगे और गांधी जी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला, जिसने ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया। गांधी इरविन पैक्ट भी इसी समय हुआ। और दूसरे विश्व युद्ध के समय कौन थे? उस समय लॉर्ड लिनलिथ को 1936 से 1944 थे। भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। और फिर आजादी के समय? आजादी के समय लॉर्ड माउंटबैटन 1947 आए। वो भारत के अंतिम वॉइसरॉय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कुछ समय के लिए थे। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण, लेकिन साथ ही देश का दर्दनाक विभाजन भी हुआ। उन्हीं के समय भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास हुआ। तो ये एक लंबी यात्रा थी, वॉरेन हेस्टिंग्स से लेके माउंटबैटन तक। हमने देखा कैसे ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हुआ, फैला, कैसे प्रशासनिक और कुछ हद तक सामाजिक बदलाव आए, और कैसे साथ साथ भारतीय राष्ट्रवाद जागा और आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। बिल्कुल, ये एक बहुत ही जटिल और उतार चढ़ाव भरा दौर था भारत के इतिहास का। और आज भी जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये सोचना बड़ा दिलचस्प लगता है कि इन गवर्नर जनरलों और वाइसरॉय ने जो नीतियां लागू की, जो कानून बनाए, जो प्रशासनिक ढांचे खड़े किए या जो सामाजिक बदलाव लाने की कोशिश की, हाँ, उनका असर आज के स्वतंत्र भारत पर कितना गहरा है। कहां-कहां हम आज भी उन फैसलों की विरासत देख सकते हैं। क्या हमारी आज की संस्थाएं, हमारे कानून, हमारे समाज की सोच या हमारी चुनौतियां कहीं न कहीं उस दौर से जुड़ी हुई हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। इतिहास की निरंतरता को समझने के लिए ये सवाल जरूरी है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।